हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज का जो पेपर है वो पोस्टमैन मेल गार्ड एग्जाम जो कि जीडीएस और एमटीएस से हुआ था 2019 में, उसके पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन इज। पोस्टल डिवीजन के हेड कौन होते हैं, प्रश्न ये पूछा गया था। यानी कि जो आपका पोस्टल डिवीजन है उसके प्रमुख कौन होते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो किसी भी डिवीजन की बात करें तो उनके जो हेड होते हैं वो सुपरिटेंडेंट होते हैं, चाहे वो डिवीजन पोस्टल का हो चाहे आरएमएस का हो। डिवीजन के जो हेड होते हैं वो सुपरिटेंडेंट होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पोस्टल डिवीजन के हेड, तो आपका आंसर होगा कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और आपसे पूछा जाए कि आरएमएस डिवीजन के हेड कौन है, तो आरएमएस के सुपरिटेंडेंट हेड होते हैं। तो यहां पूछा गया पोस्टल डिवीजन के हेड, इसलिए इसका आंसर होगा डिविजनल सुपरिटेंडेंट पोस्टल डिवीजन के हेड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया कि रूल्स गवर्निंग मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैंप्स इज। यानी कि ऐसे नियम जो कि पोस्टेज स्टैंप्स को चिपकाने के सही तरीके से संबंधित हैं वो कहां पर लिखे हुए हैं। तो जो पोस्टेज स्टैंप्स होती हैं, डाक टिकट होती हैं, वो जब लिफाफे पर चिपकाई जाती हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। और उस तरीके से संबंधित जो रूल्स हैं वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के रूल नंबर 23 या क्लॉज नंबर 23 में लिखे हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और डाक टिकट को चिपकाने का जो सही तरीका है वो ये है कि जो लिफाफा होता है, जो लिफाफा है, एनवलप है, उसका जो राइट हैंड का जो टॉप कॉर्नर है वहां पर चिपकाई जाती है आपकी डाक टिकट। और लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला जो कॉर्नर है, बॉटम कॉर्नर है, यहां पर लिखा जाता है प्रेषक का पता। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए दोनों प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट अवेलेबल ऑन स्पीड पोस्ट फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपसे सवाल में पूछा गया कॉर्पोरेट कस्टमर से संबंधित। कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए स्पीड पोस्ट पर अधिकतम छूट की दर क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए स्पीड पोस्ट पर जो डिस्काउंट रेट है मैक्सिमम वो है 30%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात की जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स की। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिनका होता है, उनको कुछ कंडीशंस पर 2% की एक्स्ट्रा छूट और मिलती है। इसलिए वहां पर जो आंसर होगा कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए 30% और कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स के लिए मैक्सिमम जो डिस्काउंट रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 32%। दोनों के लिए अलग अलग है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए है 30% और एक्स्ट्रा 2% छूट मिलती है। कॉन्ट्रैक्चुअल जो कस्टमर्स होते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करें तो उनके लिए एक्स्ट्रा 2% का और डिस्काउंट मिलता है। इसलिए मैक्सिमम 32% उनके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट इज द डिलीवरी स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक्ड फॉर यूके। जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, उसके लिए अगर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के आर्टिकल्स अगर बुक किए जाते हैं तो उस आर्टिकल से संबंधित जो डिलीवरी स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है, डिलीवरी स्टैंडर्ड टाइम पीरियड से मतलब है कि एवरेज कितना टाइम लगता है किसी भी आर्टिकल को यूके में डिलीवर्ड होने के लिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के मामले में अलग अलग कंट्रीज के लिए ये जो डिलीवरी स्टैंडर्ड का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। इसलिए प्रश्न में आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि यूके से संबंधित आपको बताना है। और यूके के लिए जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है वो किया गया है 2 से 6 दिन। यानी कि अगर इंडिया से यूके के लिए कोई स्पीड पोस्ट का आर्टिकल बुक किया जाता है तो वो 2 से लेकर के 6 दिन के भीतर वो आर्टिकल डिलीवर्ड हो जाएगा। और ये जो टाइम पीरियड रहता है 2 से 6 वाला, ये वर्किंग डेज वाला रहता है, इसमें हॉलीडेज को काउंट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि प्री मैच्योर क्लोजर एनकैशमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ। प्री मैच्योर क्लोजर का मतलब है कि भारत सरकार ने ये बताया है कि जो कस्टमर्स उनकी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे
किसी भी स्कीम में, किसी भी खाते में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी टाइम पीरियड, दूसरा होता है प्री मैच्योर क्लोजर। मैच्योरिटी टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है उसके बाद में उस खाते को चलाया नहीं जा सकता है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं सिंपली। प्री मैच्योर क्लोजर सिंपली वो टाइम पीरियड है कि मैच्योरिटी से पहले एक समय दिया गया है प्री मैच्योर का, इस पीरियड के दौरान आप लोग इसे बंद करवाते हैं किसी भी खाते को तो उसको प्री मैच्योर क्लोजर माना जाएगा। मैच्योरिटी टाइम पीरियड तक या उसके बाद में करते हैं तो उसे मैच्योरिटी टाइम पीरियड माना जाता है, मैच्योरिटी क्लोजर माना जाता है। और मैच्योरिटी के बाद भी अकाउंट्स को, कुछ अकाउंट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं तो उन अकाउंट्स को एक्सटेंडेड अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछा यह गया है कि निम्नलिखित ऑप्शंस में से किस स्कीम के खातों को प्री मैच्योर क्लोजर या एनकैशमेंट नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो जो NSC 8 इशू होती हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, NSC के जो अकाउंट्स होते हैं, उन्हें जनरल कंडीशंस में प्री मैच्योर रूप से हम लोग क्लोज नहीं कर सकते, उनका प्री मैच्योर क्लोजर या एनकैशमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि PMSBY प्रोवाइड्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फ्रॉम, यानी कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो चलाई जा रही है उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, अगर उनका उस टाइम पीरियड के दौरान एक्सीडेंट होता है तो उनको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है 2 लाख रुपए का। तो ये पूछा गया है कि ये जो इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो किसके माध्यम से दिया जाता है, तो वो दिया जाएगा NIC नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि व्हेन वाज RPLI इंट्रोड्यूस, RPLI की शुरुआत कब हुई, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो RPLI की जो शुरुआत है वो 1995 से की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि कमरमेटिव स्टैम्प्स आर नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग। स्टैम्प्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, पहला है कमरमेटिव स्टैम्प्स और दूसरा है जिसे हम लोग रेगुलर स्टैम्प्स बोलते हैं, नियत स्टैम्प्स जिसे बोलते हैं, जिन्हें हम लोग डेली यूज में लेते हैं, यानी कि किसी भी आर्टिकल के पेमेंट के लिए अगर हमें टिकट्स यूज करनी है तो उनको हम लोग नियत स्टैम्प्स बोलते हैं, डेली स्टैम्प्स बोलते हैं। और कमरमेटिव स्टैम्प्स ऐसी स्टैम्प्स होती हैं जैसे कोई स्मारक है या कोई ऐसी कोई अच्छी चीज है जिसको रिप्रेजेंट करना है हमें, तो उनके लिए कमरमेटिव स्टैम्प्स को यूज किया जाता है। तो प्रश्न में आपसे यह पूछा गया कि कमरमेटिव स्टैम्प्स निम्नलिखित में से कहां पर उपलब्ध नहीं होती हैं, तो कमरमेटिव स्टैम्प्स फिलेटेलिक ब्यूरो, फिलेटेलिक काउंटर के साथ साथ फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के तहत आपको उपलब्ध करवाई जाती है। ये आपको स्टैम्प्स के काउंटर पर नहीं मिलेंगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन अ कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस आर डिनोटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट बाय द डिस्टिंग्विश सिंबल्स, यानी कि जो मेल बैग एक्सचेंज किए जाते हैं कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में, उससे ड्यू मेल लिस्ट में लिखा जाता है। और ऐसे मेल बैगों को अलग से चिन्हित करने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है, प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। तो उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो किया जाता है F, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि वीट यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बीट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके संदर्भों में किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बीट शब्द का इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस में भी किया जाता है और RMS के सेक्शंस में भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि पोस्टमैन्स बुक इज प्रिंटेड एज, पोस्टमैन की जो बुक है वो किस फॉर्म या फॉर्मेट में छापी जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पोस्टमैन की जो बुक है वो MS-27 में प्रिंट की जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया फॉलोइंग इज नॉट सप्लाई टू एवरी सेट, निम्नलिखित में से प्रत्येक सेट के लिए क्या सप्लाई नहीं किया जाता है, तो डेट स्टैम्प्स, नेम स्टैम्प्स और डेट सील सभी सेट्स के लिए सप्लाई की जाती है, लेकिन ऑब्लॉन्ग स्टैम्प्स प्रत्येक सेट के लिए सप्लाई नहीं की जाती है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
डी। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया कि इन द केस ऑफ अ नो रिलीविंग एजेंट मेल एजेंट शुड आफ्टर लॉकिंग द ऑफिस। अगर कोई रिलीविंग एजेंट नहीं मिलता है तो मेल एजेंट ऑफिस को लॉक करने के बाद में चाबी किन को देते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो उनको अगर कोई रिलीविंग एजेंट नहीं मिलता है मेल एजेंट को, तो ऑफिस को लॉक करने के बाद में वो चाबियों को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस ओपनड ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। ऐसी पोस्ट ऑफिस जो रविवार के दिन भी और पोस्ट ऑफिस की जो छुट्टियां होती हैं उन दिनों में भी खुलती हैं, उन ऑफिसेस को, उन पोस्ट ऑफिस को क्या कहा जाता है? तो ऐसी पोस्ट ऑफिस होती है नाइट पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि बीपीएनएल नहीं है, यह है बीएनपीएल। बीएनपीएल का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बीएनपीएल की फुल फॉर्म है बुक नाउ पे लेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु बुक्स स्पीड पोस्ट आर्टिकल फॉर ₹50,000। ऐसा कोई वॉक इन कस्टमर से मतलब है कि कोई भी कस्टमर आके पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर 50,000 रुपए तक की स्पीड पोस्ट को बुक करता है तो उनको कितने रुपए की छूट दी जाती है? तो जो लोग 50,000 तक की स्पीड पोस्ट या 1 लाख तक की स्पीड पोस्ट को बुक करते हैं वो वॉक इन कस्टमर है, तो उनको 5% की छूट दी जाती है। 50,000 की अगर किसी ने स्पीड पोस्ट बुक की है तो उनको 5% की छूट मिलेगी और टोटल जो छूट है वो हो जाएगी 2500 रुपीज, यानी कि 2500 रुपए की उनको छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न में पूछा गया कि एक्सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट आर डिलीवर्ड, यानी कि जो एक्सप्रेस पार्सल्स होती हैं वो कहां पर वितरित की जाती हैं? तो एक्सप्रेस पार्सल्स हमेशा प्राप्तकर्ता के एड्रेसी के दरवाजे तक, डोर स्टेप तक डिलीवर्ड की जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रश्न में पूछा गया कि एड्रेस ऑफ द पेई ऑफ एन ईएमओ which has not been paid can be changed on payment of a second commission equal to। प्रश्न में यह पूछा गया है कि एक ईएमओ है और पाने वाले के जो प्राप्त करता है उसके एड्रेस में अगर कोई चेंज करना है और ईएमओ अभी तक पेड नहीं हुआ है, उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो कितना कमीशन सेकंड कमीशन के रूप में देना होगा अगर सेंडर प्राप्तकर्ता के एड्रेस में चेंज करना चाहता है? तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो कोई भी ईएमओ जिसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है उनके एड्रेस में चेंज करवाया जा सकता है, उसके प्लेस ऑफ पेमेंट में चेंज किया जा सकता है, उसके पेमेंट को रुकवाया भी जा सकता है, स्टॉपेज ऑफ पेमेंट किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता के नाम में चेंज करना है, पेई के नाम में ही चेंज करना है, तब कमीशन लगता है। वो है कि फर्स्ट कमीशन इक्वल टू सेकंड कमीशन, यानी कि पहले फर्स्ट टाइम पर जो कमीशन लिया था बुकिंग के समय पर उतना ही कमीशन नाम चेंज करने के लिए लिया जाएगा। अन्य केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपसे पूछा गया एड्रेस में चेंज, जो कि होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है विदाउट एडिशनल चार्ज ऑन रेमिटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। निम्नलिखित में से इनलैंड पोस्ट के मामले में, इनलैंड पोस्ट के संदर्भ में अगर किसी आर्टिकल को ट्रांसमिट करना है तो क्या प्रोवाइडेड नहीं है? प्रोवाइडेड एक नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब होता है निषिद्ध, इसका मतलब होता है नहीं भेजा जा सकता। और यहां पर लिखा हुआ है नॉट प्रोवाइडेड, इसका मतलब है कि कोई आर्टिकल जिसे भेजा जा सकता है वो आपको बताना है। तो एक्सप्लोजिव का मतलब है कि ज्वलनशील, इसको हम लोग नहीं भेज सकते, ये प्रोवाइडेड होता है। लिविंग क्रीचर का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसमें जान हो, जैसे कोई व्यक्ति, कोई जानवर, इनको हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ये भी प्रोवाइडेड होते हैं। दूसरा है इंडिसेंट आर्टिकल्स का मतलब है
कि अशोभनीय चीज को भी हम लोग नहीं बेच सकते, ये भी प्रोहिबिटेड है। आपसे पूछा गया नॉट प्रोहिबिटेड, इसका मतलब है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, नुकीले जो औजार होते हैं, उनको हम लोग भेज नहीं सकते, वो भी प्रोहिबिटेड होते हैं। लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर रूप से प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम लोग भेज सकते हैं, वो नॉट प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया कि कंपनसेशन टू बी पेड इन द केस ऑफ लॉस ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर खो जाता है तो उस केस में कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर खो जाता है तो उस केस में कंपनसेशन पे की जाएगी, वो है 30 HDR। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया कि आ ब्रांच ऑफिस इज इन डायरेक्ट अकाउंट विद आ। एक जो ब्रांच ऑफिस है वो डायरेक्ट किसके अकाउंट्स में आती है? तो कुछ ऑफिस सब ऑफिस के से जुड़ी होती हैं, कुछ ब्रांच ऑफिस सब ऑफिस से जुड़ी होती हैं, वो डायरेक्ट अपने जो अकाउंट्स हैं वो सब ऑफिस को भेजते हैं। कुछ बीओ, कुछ ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस से जुड़ी होती हैं, वो अपने अकाउंट्स हेड ऑफिस को भेजती हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ब्रांच ऑफिस सब ऑफिस से भी डायरेक्ट अकाउंट में होती है और हेड ऑफिस से भी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि एन आर्टिकल विद द एड्रेस ऑफ नागपुर सेंड टू भोपाल विल बी। एक आर्टिकल जिस पर पता था नागपुर का लेकिन उसको भोपाल अगर भेज दिया जाता है तो उस आर्टिकल को हम क्या कहेंगे? उस आर्टिकल को कहेंगे हम मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया कि गजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ। जो गजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस हैं, राजपत्रित जो हेड पोस्ट ऑफिस हैं, वो डायरेक्ट किनके कंट्रोल और सुपरविजन में होती हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जो गजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन में होती हैं ग्रुप बी के पोस्ट मास्टर के में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि विलेज पोस्टमैन इज एम्प्लॉयड टू। विलेज पोस्टमैन को किस लिए एम्प्लॉयड किया जाता है? तो विलेज पोस्टमैन जो होते हैं वो अपने जो आर्टिकल्स होते हैं अपनी बीट से बाहर भी वो डिलीवर करते हैं, यानी कि उनकी जो बीट है उसमें भी डिलीवर करेंगे और उससे बाहर अगर किसी आर्टिकल को डिलीवर करने जाना है बीट से बाहर तो विलेज पोस्टमैन को इसलिए भी एम्प्लॉयड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। डिलीवर्ड आर्टिकल इन हिज बीट, डिलीवर्ड आर्टिकल बियॉन्ड द लिमिट ऑफ हिज बीट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया कि सुपरवाइजर ऑफ स्पीड पोस्ट सेंटर सबमिट हिज डेली रिपोर्ट इन। जो स्पीड पोस्ट सेंटर्स होते हैं एसपीसी, उनके जो सुपरवाइजर हैं वो अपनी डेली रिपोर्ट किस फॉर्म या फॉर्मेट में सबमिट करते हैं? तो एसपीसी के सुपरवाइजर अपनी डेली रिपोर्ट MS-83 में सबमिट करते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया कि जुरिडिक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल सर्किल इज, यानी कि जो वेस्ट बंगाल सर्किल है उस सर्किल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या उसका अधिकार क्षेत्र कहां कहां तक है, यह पूछा गया है। तो वेस्ट बंगाल सर्किल का जो अधिकार क्षेत्र है वो वेस्ट बंगाल स्टेट के अलावा, वेस्ट बंगाल स्टेट के अलावा सिक्किम, अंडमान और निकोबार आइसलैंड तक है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। मोस्टली जो सर्किल्स होते हैं उनका जुरिडिक्शन उस स्टेट या टेरिटरी तक होता है, लेकिन 6 सर्किल्स ऐसे हैं, 6 से 7 सर्किल्स ऐसे हैं जिनका जो जुरिडिक्शंस है वो अपने स्टेट की सीमा के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी कवर करते हैं। उनमें से एक वेस्ट बंगाल सर्किल भी है। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न में पूछा गया कि रूल गवर्निंग फॉर पैकिंग इज। पैकिंग संबंधी नियम कहां पर लिखे हुए हैं? तो पैकिंग संबंधी नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के रूल नंबर 15 में लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न का जो आंसर है वो हम लोग अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग करेंगे और प्रश्न ये है कि व्हाट इज द एडिशनल चार्ज फॉर अवेलिंग COD फैसिलिटी फॉर ₹12,000।
अगर कोई सीओडी आर्टिकल 12,000 रुपए का है तो उस पर एक्स्ट्रा कितना चार्ज लगेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सीओडी आर्टिकल्स पर चार्जेस, अगर सीओडी आर्टिकल 6,500 रुपए यानी कि 6500 रुपए तक का है तो उस केस में इस वैल्यू का 1.6% जो भी आएगा वो एडिशनल चार्ज लगेगा। दूसरा केस ये है कि अगर वैल्यू 6,500 से ज्यादा है तो उस केस में 100 रुपीज प्लस जितना अमाउंट 6,500 से ज्यादा है, 6,500 से जितना भी है उसके अंतर का 1%। कहने का मतलब है कि 12,000 का सीओडी आर्टिकल है, उसमें से 6,500 रुपए को माइनस करना है जो कि आएगा आपका 5,500 रुपए। 5,500 रुपए का आपको निकालना है 1% जो कि आएगा 55 रुपए, और 55 को आपको जोड़ना है 100 रुपए में, यानी कि 155 रुपए इस पर चार्ज लगेगा अकॉर्डिंग टू अपडेटेड डाटा, और आपको यही याद रखना है। तो इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस 2019 का है और डाटा अभी आपका अपडेटेड है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर 6500 रुपए तक का सीओडी आर्टिकल है तो उस केस में उसका 1.6% निकालना है आपको, और जो भी आता है वो आपका एडिशनल चार्ज लगेगा। 6,500 से जितना भी अमाउंट ज्यादा है उस अमाउंट को 6,500 में से माइनस करना है, जो भी आपका निकल के आएगा अमाउंट, उस अमाउंट को आपका 1% निकालना है और उसको 100 में जोड़ना है, वो आएगा आपका फाइनल आंसर। इस केस में आंसर कितना है? इस केस में आंसर होगा 150 रुपीज, 150 नहीं 155, 155 रुपीज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल बिटवीन टू स्टेट कैपिटल्स। प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि एक स्पीड पोस्ट का आर्टिकल जो कि एक स्टेट की राजधानी से दूसरे स्टेट की राजधानी में डिलीवर होना है, तो इसके लिए सर्विस स्टैंडर्ड टाइम क्या है, कितने दिनों के भीतर एवरेज ये डाक डिलीवर्ड हो सकती है। और ये जो स्टेट्स हैं वो कोई से भी स्टेट हो सकते हैं। किसी भी स्टेट की बात करें, एक स्टेट की राजधानी से आर्टिकल दूसरे स्टेट की राजधानी में अगर जाता है तो उस केस में सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी टाइम पूछा गया है स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए। इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा 1 से 4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन अ चेक फैसिलिटी अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। यानी कि एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग अकाउंट है और उस पर लेनी है किसी को चेकबुक की सुविधा। तो ये पूछा गया है कि मिनिमम कितना बैलेंस उस अकाउंट में रखना है। फिलहाल के लिए जो लिमिट है वो है 500 रुपीज, 500 रुपए मिनिमम रखने ही होते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की अगर बात करें तो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31वें प्रश्न में पूछा गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू IMO। इंस्टेंट मनी ऑर्डर के थ्रू अधिकतम कितनी राशि को भेज सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। IMO के थ्रू अधिकतम 50,000 रुपए तक की राशि को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32वें प्रश्न में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन PLI में अधिकतम सम एश्योर्ड कितना हो सकता है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है PLI में, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो PLI में मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो इसका आंसर है 20,000 रुपए, मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसका आंसर है 50 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ रजिस्टर्ड पार्सल बुक्ड इन अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड पार्सल को बुक किया गया है तो इसके लिए अधिकतम वजन की सीमा क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए रजिस्टर्ड पार्सल बुक करना है या वहां पर डिलीवर्ड होना है, दोनों ही केस में
मैक्सिमम वेट लिमिट है 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34वें प्रश्न में पूछा गया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेल वैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड। मेल वैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मेल वैक्स टोटल 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35वें प्रश्न में पूछा गया है फेस ऑफ एन आर्टिकल मींस। फेस ऑफ एन आर्टिकल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि अगर एक से ज्यादा लिफाफे हैं तो उनको इस तरीके से अरेंज करना कि उनका जो एड्रेस का जो साइड है वो एक तरफ आए, उसको कहते हैं फेस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटर्न। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36वें प्रश्न में पूछा गया कि हेड पोस्टमैन आर असाइन्ड ड्यूटीज ऑफ। हेड पोस्टमैन की क्या ड्यूटीज है? ऑप्शन नंबर ए में कन्वेइंग ऑफ मनी टू रूरल एसोज। तो यहां पर अगर होता टाउन एसोज अगर यहां पर आंसर होता या ऑप्शंस होता तो इसका आंसर यह भी सही था कि हेड पोस्टमैन ट्रेजरी से, सब ट्रेजरी से या पोस्ट ऑफिस से या पोस्ट टाउन की जो एसोज हैं वहां से कैश लाते भी हैं और वहां के लिए लेके भी जाते हैं। रूरल लिखा हुआ है, यहां पर होता टाउन, तो ये ऑप्शन सही होता। रूरल की वजह से ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी में डिलीवरी वर्क ऑफ एनी पोस्टमैन टेम्परेरी एब्सेंट, यानी कि कोई टेम्परेरी रूप से कोई पोस्टमैन अगर एब्सेंट है तो उसके डिलीवरी वर्क को करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में लिएशन विद आरएमएस ऑफिस। लिएशन का मतलब होता है कि मेलजोल, आरएमएस ऑफिस से मेलजोल बनाने का काम हेड पोस्टमैन का है, ये बिल्कुल गलत है। आरएमएस ऑफिस से मेलजोल बनाने का कोई भी काम हेड पोस्टमैन का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी में टेस्ट वर्क ऑफ एलबी अटेंडेंट। लेटर बॉक्स के जो अटेंडेंट्स जो होते हैं, जिसे लेटर बॉक्स पियॉन्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग, उनके काम को जांच करने की जिम्मेदारी है वो भी हेड पोस्टमैन की है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों ही सही है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया रूल गवर्निंग रिसीट फॉर आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी इज, यानी कि ऐसे आर्टिकल जो कि डिलीवरी के लिए इशूड किए गए हैं, यानी कि कोई भी आर्टिकल पोस्टमैन को वितरण के लिए दे दिया है तो उस संबंध में जो रूल्स हैं वो कहां पर लिखे हुए हैं। और ये जो सारे क्लॉजेज हैं वो पुराने क्लॉजेज हैं। नए क्लॉज की बात करें, नए पोस्ट ऑफिस का जो मैनुअल है वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो रिसीव्ड फॉर आर्टिकल इश्यूड फॉर डिलीवरी के जो नियम है वो क्लॉज नंबर 92 या रूल नंबर 92 में लिखे हुए हैं। और इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट है, रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। रजिस्टर्ड जो सार है या जो पार्सल्स का जो एब्स्ट्रैक्ट है, पार्सल्स का जो सार है उसको मेंटेन किया जाएगा। रजिस्टर्ड का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो RP 33 में, और जो पार्सल्स का जो एब्स्ट्रैक्ट है, पार्सल का जो सार है वो RP 8 में मेंटेन किया जाता है। ये ऑप्शंस गलत है। रिसीव्ड फॉर आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी 92 नंबर का जो रूल है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 वहां पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ऑफ केज टीवी इज टू बी फॉरवर्डेड इन। केज टीवी की जो चाबी है वो कैसे फॉरवर्ड की जाती है? तो उसे हमेशा सील्ड कवर में फॉरवर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39वां प्रश्न है हेड ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफिस इज। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के इंचार्ज कौन होते हैं, प्रभारी कौन होते हैं? तो फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस के जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं चीफ पोस्टमास्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40वें प्रश्न में पूछा गया कि रूल गवर्निंग ऑफ रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल। रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल संबंधी जो नियम है वो रूल नंबर 50 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के में लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द टैरिफ ऑफ 230 ग्राम स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस ऑफ बुकिंग। ऑफिस ऑफ बुकिंग से लेकर के
किसी स्पीड पोस्ट आर्टिकल को 600 किलोमीटर दूर तक भेजना है और उसका वजन है 230 ग्राम, उस पर कितना चार्ज लगेगा, यह पूछा गया है। उस पर चार्ज लगेगा 60 रुपए, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया फॉर्म यूज फॉर कस्टम डिक्लेरेशन इज। कस्टम डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म्स यूज किए जाते हैं CN 22 और CN 23। CN 22 को यूज किया जाएगा ऐसे आर्टिकल्स के लिए, ऐसे कंटेंट्स के लिए जिसकी वैल्यू 300 HDR से कम है। अगर 300 HDR से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो आपको फॉर्म यूज करना पड़ेगा CN 23। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में प्रश्न पूछा गया व्हाट इज द कमीशन ऑफ EMO ऑफ 500 रुपीज। 500 रुपए का अगर EMO है तो उसके लिए कितना कमीशन लगेगा। तो 20 रुपए का EMO हो या 20 रुपए का कोई भी पार्ट हो, उसके लिए कितना चार्ज लगता है। उसके लिए चार्ज लगेगा 1 रुपया। 1 रुपया उसके लिए चार्ज लगता है, यानी कि 20 रुपए का अगर भी EMO है तो उसके लिए लगेगा कितना चार्ज, 1 रुपया चार्ज लगता है। तो 500 रुपए का EMO है तो इसको हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 25। इसका मतलब है कि 25 रुपए कमीशन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दूसरे तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि EMO पर 5% कमीशन लगता है, तो उस अकॉर्डिंग भी 500 का 5% 25 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया APY अटल पेंशन योजना इज अवेलिंग फॉर एनी इंडिविजुअल हु अटेंड एन एज ऑफ। अटल पेंशन योजना एकल व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र कितनी है ये आपसे पूछा गया है। यानी कि एक व्यक्ति APY लेना चाहता है तो उसकी एज कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए। तो APY लेने वाले व्यक्ति की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और वो 40 साल से कम का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द टोटल पोस्टेज चार्ज फॉर अ रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर कार्ड। इनलैंड लेटर कार्ड है, ILC है, उसको करवा दिया है रजिस्टर्ड, उसके लिए टोटल कितना खर्चा आएगा ये पूछा गया है। तो ILC की वैल्यू 2 रुपए 50 पैसे, रजिस्ट्रेशन फीस 17 रुपए, टोटल हो गया 19 रुपए 50 पैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में प्रश्न में पूछा गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द हेड पोस्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन एक हेड पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज नहीं हो सकता है। तो पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर और चीफ पोस्ट मास्टर अलग अलग हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज हो सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जिसे शॉर्ट में APM भी बोलते हैं, APM किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 लेट लेटर कैन बी प्रेजेंटेड। लेट लेटर्स को कहां पर दे सकते हैं। तो लेट लेटर को पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर, मेल ऑफिस की खिड़की पर और लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं जो कि मेल ऑफिस में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में प्रश्न पूछा गया ऑफिस इन चार्ज ऑफ अ ब्रांच ऑफिस इज डेजिग्नेटेड। ब्रांच ऑफिस से मतलब है BO के इंचार्ज ऑफिसर कौन होते हैं ये पूछा गया है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं BO के इंचार्ज ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया कि ईच विलेज पोस्टमैन इज सप्लाइड विद रूट लिस्ट शोइंग। प्रत्येक विलेज पोस्टमैन को एक रूट लिस्ट दी जाती है और वो क्या प्रदर्शित करती है। तो रूट लिस्ट में होता है कि उस पोस्टमैन के द्वारा विजिट किए गए सभी गांवों की सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50वें प्रश्न में पूछा गया कि पोर्टफोलियो इज सप्लाइड टू। पोर्टफोलियो किसके लिए सप्लाइड किया जाता है। तो पोर्टफोलियो सप्लाइड किया जाता है प्रत्येक सेक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ डिपार्टमेंटल के जो 50 क्वेश्चंस पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्जाम जो कि 2019 में हुआ था उसमें पूछे गए थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।